हेलो फ्रेंड्स, पैरासोल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, बीपीएससी के क्वेश्चन संख्या 100 से लेके 150 तक के सारे प्रश्नों को देखेंगे और यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात सामने आई है। आपको मैं बहुत सारे प्रश्नों के एग्जाम्पल दूंगा कि किस तरीके से लूसेंट जो आपकी किताब है छोटी सी, जिसको तथ्यात्मक किताब बोल दिया जाता है, जहाँ 100 रुपये की फर्जी सी बुक बोल देते हैं कई सारे विद्यार्थी, मैं इस लूसेंट का इसमें सीधे सीधे आपके इकोनॉमी के और बहुत सारे सेक्शन के बड़े बड़े क्वेश्चन आपको सीधे डायरेक्ट सॉल्व होते हुए दिखाऊंगा। तो मित्रों, पैरासोल जीएस को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़िए। तो आइए बीपीएससी के क्वेश्चंस को बहुत डीपली एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि कौन सी चीज़ें और खास तौर पे कौन से ऐसे मटेरियल सोर्स हैं जो आपने पढ़ने हैं, और मैं आपको ये दिखाऊंगा कि किस तरीके से सारे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। तो आइए मित्रों, प्रश्न संख्या 101 पे चलते हैं और इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, 101 जो आपका क्वेश्चन है कॉलेजियम सिस्टम के बारे में है। पहला प्रश्न ये था कि भाई यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जब भी आप एक बड़ा प्रश्न पढ़ते हैं, सबसे पहले नीचे जो इसकी क्वेश्चन टेल होती है यहाँ पे जाया करिए। कई बार मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़े बहुत नहीं, 3 से 4 क्वेश्चन तो आपके सिर्फ ये आपकी जो क्वेश्चन की जो टेल होती है, पूछ होती है, ये ना पढ़ने के कारण ही आपके बहुत सारे प्रश्न गलत हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहले जब भी आपका प्रश्न 4 स्टेटमेंट का है तो पहले देख लीजिए कि भैया टॉप पे या फिर नीचे कहीं पे क्वेश्चन टेल है, सही गलत क्या पूछ रहा है। उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ऑप्शन चूज करने हैं, क्योंकि कई जगह स्टेटमेंट इस तरीके के होंगे कि आपको क्वेश्चन टेल के चलते ही 3 से 4 प्रश्न गलत हो जाएंगे। और इस बार बीपीएससी ने सबसे बड़ा जो खेल किया है वो यही दिया है कि भाई बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बल्कि प्रश्न बनाने का प्रयास किया, लेकिन उन प्रश्नों के अंदर जान नहीं थी। सिर्फ बहुत ही जर्नल कॉन्सेप्ट के लेवल पे सारे क्वेश्चन थे, सीधे सीधे एलिमिनेट हो रहे हैं। और जो विद्यार्थी यूपीएससी के लिए या फिर एमसीक्यूज क्वेश्चन दबा के सॉल्व करते हैं, उन लोगों ने अपना बहुत अच्छा स्कोर यहाँ पे खड़ा किया है। अब मैं आपको ये प्रैक्टिकल एग्जांपल देके दिखाऊंगा। देखिए, आइए पहले प्रश्न पे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम एक 5 सदस्यीय आपका निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश करते हैं, और उस समय इसमें न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। ठीक है, कोलेजियम 5 आपके जज वाला पहला स्टेटमेंट है आपका, पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पे सही है। दूसरा देखिए, संसद ने विधि द्वारा कोलेजियम प्रणाली का आरंभ किया है। तो देखिए, संसद ने किसी तरह की विधि या फिर हमारे संविधान में इस तरह का कोई भी प्रोविजन जो है आपका वर्णित नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट आपका सीधा गलत है। फिर तीसरे स्टेटमेंट पे चलते हैं कि भाई उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कोलेजियम प्रणाली के माध्यम से होती है। बिल्कुल एकदम जर्नल स्टेटमेंट है और जर्नल स्टेटमेंट आपका ऑलवेज करेक्ट होता है। ये तीसरा स्टेटमेंट आपका सही है। अब देखिए, कोलेजियम प्रणाली की शुरुआत 1993 में पीएन भगवती के ऐतिहासिक फर्स्ट जज मामला, देखिए फर्स्ट जज मामला नहीं था, ये सेकंड जज मामला था। ये जो टर्म है ना फर्स्ट जज, ये सेकंड जज था। और इस तरीके की बारीकी सी वाला यहाँ पे अंतर लाके ये प्रश्न का जो आंसर है आपका वो 1 और 3 आपका ऑप्शन सही जाएगा। और यहाँ पे देखिए, प्रश्न को सही निकालने के लिए जो कोलेजियम सिस्टम है बहुत जर्नल और एक बड़ी कॉन्सेप्ट है पॉलिटी की। अगर इसके संदर्भ में आपने थोड़ा भी डिटेल में पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा कि ये संसद की विधि के द्वारा नहीं बना है, जिसके चलते आपका स्टेटमेंट जो 2 है वो सीधे सीधे इसमें एलिमिनेट होगा। और फिर आपका जो ऑप्शन 4 है ये आपका थोड़ा सा पेचीदा था, लेकिन प्रयास करिए कि सबसे पहले जितने ज़्यादा ऑप्शन आपसे एलिमिनेट हो जाएं, आपको उतने ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन को यहाँ पे एलिमिनेट करना चाहिए, ताकि आपको सीधे सीधे इससे काफ़ी ज़्यादा लाभ होता है। अब मित्रों देखिए, दूसरा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के संबंध में है कि भाई इसने प्रस्तावना में 3 शब्द आपके जोड़े थे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट की देखिए पहले क्वेश्चन टेल देखिए क्या है। क्वेश्चन टेल यहाँ पे कह रही है कि भाई कौन सा गलत है, तो हमने गलत को चुन के नीचे देना है, सही को बचाना है, सही को यहाँ पे टिक नहीं करना है। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट है कि भाई इसने प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपका सही है। इसने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े, तो ये आपका स्टेटमेंट सीधे सीधे गलत है। अब देखिए तीसरे पे आइए। तीसरे में है कि भाई इसने नए निदेशक सिद्धांत जोड़े, यानी अनुच्छेद 39A, 43A, 47। देखिए 47 जो आपका न्यूट्रिशन की बात करता है, और ख़ास तौर पे जो जितने भी आपके पेय पदार्थ हैं, ड्रिंक्स हैं, जितनी भी खाने पीने की चीज़ें हैं, इसमें विषाक्तता की रोक पे बात करता है। तो न्यूट्रिशन इन्हेंसमेंट जो राज्य की एक्टिव ड्यूटी है, ये 47 आपका इसमें नहीं था। इसमें 39A, 43A और आपका 48A, ये 3 आपके संविधान के आर्टिकल याद रखिए, ये 42 अमेंडमेंट के थ्रू ही आए हैं। तो 47 यहाँ पर एक गलत डाला गया है, तो ये स्टेटमेंट आपका तीसरा यहाँ पे रॉन्ग जाएगा। चौथा स्टेटमेंट है आपका यहाँ पर कि देखिए, इसके द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानसभाओं मंडलों के सदस्यों को अयोग्य घोषित करने का अधिकार है। तो यहाँ पर आपका गलत स्टेटमेंट जो है वो आपका जाएगा स्टेटमेंट 2 और 3। 2, 3 आपका गलत है।
ठीक है, क्योंकि 8 मौलिक कर्तव्य नहीं थे, बाद में एक जोड़ा गया था, शुरुआत में ये आपके 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। और ये 47 आर्टिकल आपका इसके 42 अमेंडमेंट के थ्रू नहीं आया है, इसके थ्रू कौन कौन से आए हैं, 39A, 43A, 48A, ये तीनों याद रखिए मित्रों। अब आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 103 पे। किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएं क्या है? तो देखिए, आदिम लक्षण, ठीक है, विशिष्ट संस्कृति, ठीक है, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म, मतलब कि संपर्क जहाँ उस चीज़ों से जो आपके अज्ञात रहते हैं, पिछड़ापन, भौगोलिक अलगाव, ठीक है, चारों बिल्कुल जनरल कॉमन आपकी स्पेसिफिक आपकी कैरेक्टरिस्टिक है और चारों ही शामिल हैं, तो डी आपका उपयुक्त सभी। अब देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। ये आपको 42 अमेंडमेंट की जो प्रोविज़न है और इसके अलावा जो आपका ये क्वेश्चन है मौलिक अधिकार वगैरह, ये तो बहुत कॉमन है, ये आपको लूसेंट में भी मिलेगा। पर मैं आपको इकोनॉमी के बहुत सारे टफ क्वेश्चन दिखाऊंगा कि लूसेंट किस तरीके से आपकी मदद करता है। फिर यहाँ पे देखिए, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, अस्पृश्यता, आर्टिकल 17। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसे है? तो यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट ने यहाँ पे गलती की है संसद की तरफ, जबकि ये आपका सीधे सीधे आपका मेंशन है और ये आपका उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को है। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, आप इसे याद रखिए, रिपीट हो सकता है, जैसे कि बतख मियाँ का प्रश्न जो है रिपीट हुआ था। 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के बारे में है? तो देखिए, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, 4 स्टेट के अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में है आपका, तो अनुसूचित जनजाति है यहाँ पे। मूल ढांचा बहुत कॉमन क्वेश्चन है, केशवानंद भारती। अब यहाँ पे देखिए मित्रों, लूसेंट के अंदर आपको भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925 मिल जाएगा बहुत कॉमन वे में। अब आपको अगर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी 1964 नहीं पता और आपको बहुजन समाज पार्टी या फिर आपका ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना नहीं पता, अगर आपको भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925 जो स्टेटमेंट आपको कॉमनली मिल जाएगा, खासतौर पर जब आपने देखा होगा मेरठ षड्यंत्र वगैरह सब चल रहे थे, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बी का ऑप्शन 3 जो है आपका, यहाँ पे देखिए बी का ऑप्शन 3 आपका एक ही जगह है, ये आपका आंसर है सीधे सीधे। किस अनुच्छेद में अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत दे सकता है? थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए, आर्टिकल 110, 112 ये तो बजट से जुड़े हुए हैं, तो आपका ए तो सीधे सीधे गलत है। अब ए और बी दोनों सही है, तो जब ए गलत है तो ए बी के साथ यहाँ पे ये भी गलत है। अब आपके पास बचते हैं 2 ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर अगर आपका आर्टिकल क्लियर नहीं है तो यहाँ पे 50-50% में आप अपने आंसर को टिक कर सकते हैं। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि प्रयास किया करिए, जितने कम से कम आप ऑप्शन रखेंगे और जितनी कम आप अपनी चॉइस कर देंगे, जैसे 4 में से आपने 2 ऑप्शन हटा दिए, 2 आपके पास हैं, तो बहुत ज़्यादा संभावना है मित्रों कि आप 30 से 35% अपने पेपर को सही करके ले जाएंगे। तो थोड़ा आपने यहाँ पर ध्यान देना है। आर्टिकल 121 इसका है, ये थोड़ा स्पेसिफिक आर्टिकल बेस पे क्वेश्चन दिया गया है। अब देखिए मित्रों, लूसेंट महाराज, ये आपके सामने देखिए बड़ा प्रश्न आ गया है। आरबीआई की विदेशी मुद्रा भंडार जो होता है, ठीक है, एफईआर में निम्नलिखित में से कौन से शामिल है? पहला इन्होंने दे दिया है एफसीए, जो आपका विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां हैं, फिर सोना है, फिर आपका स्पेशल ये जो आपके एचडीआर होता है, और फिर आपका रिजर्व ट्रंक जो सिस्टम है, आरक्षित किस्त की स्थिति। ये 4 इन्होंने ऑप्शन दिए हैं। ये देखिए साफ साफ देखिए लूसेंट का सीधा पेज। विदेशी मुद्रा भंडार में क्या है? देखिए आपका विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति है, ठीक है, स्वर्ण भंडार है, एचडीआर है, और आपका रिजर्व, ठीक है, ट्रांसपोजिशन जो आरटीपी होती है, ये आपकी यहाँ पर जो है आपका रिजर्व ट्रैंक सिस्टम जो होता है, यहाँ पर आरटीपी आपका यहाँ पे रखा गया है। तो चारों ऑप्शन जो दिए गए हैं, चारों लूसेंट के बीच में आपके आंसर में है, तो ये चारों आपके लूसेंट में भी दे रखे हैं। और यहाँ पर भी कुछ विद्यार्थियों ने यहाँ पर इस प्रश्न की में कई सारे विद्यार्थियों ने यहाँ पे गलती की है। तो ध्यान से देखिए कि किस तरीके से आपके प्रश्न जो है गलत होते हैं। अब देखिए उत्पत्ति का नियम जो है, इसके बारे में स्टेटमेंट देखिए। अब आपको ये इकोनॉमी का बहुत टफ क्वेश्चन लगेगा, लेकिन मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ कि जर्नल स्टेटमेंट इज ऑलवेज करेक्ट। जब बहुत जर्नल सीधे सीधे स्टेटमेंट होते हैं, उसमें कोई डाटा नहीं होता, बहुत ही जर्नल बातें करते हैं, वो हमेशा सही रहते हैं। ये मैं आपको यहाँ पर 4 से 5 जगह दिखाऊंगा। अब यहाँ जरा आप इस प्रश्न में देखिए, पहला, उत्पत्ति के नियम किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए आवश्यक मानदंड है। बहुत जर्नल स्टेटमेंट है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। दूसरा, कि इससे कस्टम एजेंसियों को यह जानने में मदद मिलती है कि किसी दिए गए उत्पाद पर कौन कौन से नियम या शुल्क होंगे। बहुत कॉमन स्टेटमेंट है। कोई इस तरह का किसी संस्था का नाम लेके यहाँ पर ये इस तरह का इन्होंने क्वेश्चन को ट्रिकी नहीं बनाया कि यहाँ पे सरफाइसी या किसी एक्ट का नाम दे दे कि भाई ये इस अधिनियम या एक्ट के तहत वर्क करता है। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, बहुत ही जर्नल सीधे सीधे स्टेटमेंट है। इनका उपयोग व्यापार सांख्यिकी के प्रयोजन के लिए होता है,
ठीक है। महत्व इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि कई मामलों में कर और प्रतिबंध आयातों के स्रोतों पर निर्भर करते हैं। ये चारों ही स्टेटमेंट आपके बहुत ही जर्नल स्टेटमेंट हैं, कॉन्सेप्ट वाले, बहुत सिंपल स्ट्रेट से मतलब जर्नल स्टेटमेंट है। और इस तरह के जर्नल स्टेटमेंट हमेशा आपके करेक्ट होते हैं, चाहे आप इसे कई सारे प्रश्नों में यूपीएससी के संदर्भ में भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। अब देखिए मित्रों, यहाँ पर एक्सेसिव आंकड़े के साथ खेला गया है। शिशु मृत्यु दर के बारे में यहाँ बताना है। यह शिशु के जन्म से लेकर ठीक 1 वर्ष की आयु के बीच मृत्यु की संभावना है, जो प्रति 10,000, देखिए एक्सेसिव आंकड़ा दे दिया, प्रति 1,000 पे कैलकुलेट होता है, ना कि आपके प्रति 10,000 पे। तो पहला स्टेटमेंट आपका सीधा सीधा यहाँ पर जो है ए आपका जो है ये गलत है, ये आपका चला गया ए और डी। ठीक है। अब दूसरे पे देखिए, वर्ष 1950 में शिशु मृत्यु दर 189 थी। ठीक है, हमें नहीं पता, हमें कंफर्म नहीं है। ठीक है, हम ये से छोड़ देते हैं। अब दूसरे पे आइए, वर्ष 2019 में शिशु मृत्यु दर आपकी 30 है, मान लेते हैं, ये भी हमें नहीं पता। ठीक है। अब चौथे स्टेटमेंट पे आइए, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया आरजीआई के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के बुलेटिन के अनुसार उत्तर प्रदेश वर्ष 2019 में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर। अगर मित्रों आपने लूसेंट ध्यान से पढ़ी है या फिर आपने कोई भी कॉमन किताब पढ़ी तो आपको पता होगा कि भाई मध्य प्रदेश को भारत का इथोपिया कहा जाता है बाल मृत्यु दर के चलते। बाल मृत्यु दर के चलते मध्य प्रदेश को भारत का इथोपिया कहा जाता है, जहां पर शिशु मृत्यु दर आपकी 53+ है, 53+, जबकि आपकी 2019 में शिशु मृत्यु दर 30 के आसपास है, वहीं पे मध्य प्रदेश की 53+ है। तो समझ जाइए, ये आपका बहुत कॉमन स्टेटमेंट था, अगर आपने थोड़ा भी सही से बाल मृत्यु दर को देखा है, और लूसेंट में भी ये फैक्ट आपका है। तो उत्तर प्रदेश यहाँ पर आपका एलिमिनेट होगा, ऑप्शन 4 हटा दीजिए, आपके सामने आपका आंसर है, केवल 2 और 3 सही है। एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण। अब देखिए, इस तरह का प्रश्न बनाने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने व्यक्तियों के द्वारा अधिक पूंजी का संचय करना, ये चलिए स्टेटमेंट गलत है, लेकिन ज्ञान में वृद्धि, कौशल स्तर में वृद्धि, यही दोनों स्टेटमेंट उठा के इन्होंने 4 में रख दिए हैं कि भाई ज्ञान, कौशल और क्षमताओं में वृद्धि। तो ये एक तरह से स्टूडेंट्स को लगेगा कि ये आपका 2, 3 और 4 ये सारे ऑप्शन होने चाहिए, या 3, 4 होना चाहिए। तो इस तरह का क्वेश्चन बनाने का आयोग का मुझे समझ नहीं आया कि इस तरह का प्रश्न इन्होंने क्यों बनाया है, क्योंकि भाई ज्ञान में वृद्धि, कौशल में वृद्धि, फिर दोनों को उठा के नीचे रख दिया कि चलो यहाँ पे दोनों को एक ही स्टेटमेंट पे इन्होंने बोला है। तो ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन नहीं बनाया, इस तरह का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इसका 2, 3, 4 सीधे सीधे इसको फॉलो कर रहा है। अब देखिए मित्रों, दिवाला और शोधन अक्षमता के संबंध में इन्होंने स्टेटमेंट दे दिया है कि भाई शोधन अक्षमता और दिवाला दोनों को डिफाइन किया है, बस दोनों की डिफिनीशन को इन्होंने चेंज कर दिया यहाँ पे, जिससे आपका यहाँ पर जो स्टेटमेंट है, जहाँ भी आपका स्टेटमेंट मतलब कि 2 आएगा, वो सीधे सीधे 2 स्टेटमेंट तो आपका सीधा गलत है, सीधे एलिमिनेट हो रहा है। कि दिवाला एक कानूनी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जहाँ देनदार की संपत्ति लेनदारों के लाभ के लिए समाप्त या पुनर्गठित की जा सकती है। देखिए दिवाला क्या हुआ भाई, यहाँ पे इसको बहुत ध्यान से देखिए। आपकी देखिए बैंक्रप्सी क्या होती है कि जब व्यक्ति में क्षमता ही नहीं है, एक तरह से पूरी तरह से वो बंदा जो है अब वो एक्सीड हो चुका है, तो अब वो नहीं कर सकता, मतलब लीगली डिक्लेयर्ड हो जाता है जब इनकैपेबल, कि अब वो नहीं पे कर सकता, अपने जितने भी डेप्ट हैं और बिल है वो पे नहीं कर सकता। ये जब लीगली डिक्लेयर्ड हो जाता है तो वो बैंक्रप्ट होता है कि बंदा बैंक्रप्ट हो गया। तो जबकि यहाँ पे कहा गया है कि भाई वो अपना लेनदारों के लाभ के लिए समाप्त या पुनर्गठित की जाती है। तो ये आपका दिवाला वाला जो स्टेटमेंट है सीधे सीधे पूरी तरह से गलत है, और स्टेटमेंट 2 आप पकड़िए तो सीधे सीधे आपका प्रश्न जो है एलिमिनेट होके केवल ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही निकल जाता है। और यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, इंसॉल्वेंसी क्या कंडीशन होती है भाई। इंसॉल्वेंसी इज अ स्टेट वेयर द लायबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन एक्सीड इट्स एसेट एंड दैट एंटिटी इज अनेबल टू रेज इनफ कैश टू मीट इट्स ऑब्लिगेशन और डेप्ट। ठीक, जबकि बैंक रप्ट क्या होता है आपका, तो बैंक रप्ट आपका होता है कि जब लीगली डिक्लेयर्ड कर दिया जाता है कि भाई इनकैपेबल हूँ मैं पे नहीं कर सकता, और लीगली डिक्लेयर्ड इनकैपेबल, तो वो आपका बैंक रप्ट होता है। तो यहाँ पर मीनिंग के लेवल पे अगर आप थोड़ा भी ध्यान देते हैं यहाँ पर, तो ये सीधे सीधे आपका ये जो स्टेटमेंट 2 है ये सीधा एलिमिनेट हो रहा है, जो आपके आंसर को सीधे सीधे निकाल रहा है। औद्योगिक नीति संकल्प, ये पहली आपकी औद्योगिक नीति के टाइम का 1956। अब देखिए यहाँ पर PLI दे रखा है आपका कि उत्पादन संबंध प्रोत्साहन, ये थोड़ा डेप्थ वाला क्वेश्चन था, लेकिन जिन्होंने PLI पढ़ा है, क्योंकि ये आपका पहले आपके 3 क्षेत्रों में, अब लगभग आपके 14 क्षेत्रों में इसको प्रसारित कर दिया गया है। तो पहला देखिए, पहला स्टेटमेंट है आपका यहाँ पे, और आपको यहाँ पे गलत स्टेटमेंट बताने हैं। तो पहला स्टेटमेंट है कि यह योजना घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने, मोबाइल फोन निर्माण, ठीक है, घरेलू विनिर्माण, इलेक्ट्रॉनिक घटक, ये शुरुआत में यही तीनों घटक रखे गए थे जो अब 14 कर दिए गए हैं। तो पहला स्टेटमेंट कॉमन है। दूसरे में है कि भाई इसमें आवेदकों की 2 श्रेणियां हैं,
आपकी वैश्विक कंपनी और घरेलू, ये आपका गलत है। अब फिर आगे दे रखा है कि यह योजना पात्र कंपनियों को 6 वर्षों की अवधि के लिए भारत में निर्मित और लक्ष्य श्रेणी में शामिल वस्तुओं की शुद्ध वृद्धिशील बिक्री पर लगभग 8% का औसत प्रोत्साहन देगा। तो ये 5 वर्षों के लिए है, ये आपके 6 वर्षों के लिए नहीं है। ठीक है, तो मित्रों यहाँ पर आपका स्टेटमेंट 2, 3 सीधे सीधे गलत है। बाकी यहाँ पर जो इसके लक्ष्य श्रेणियाँ हैं इसमें बहुत सारी चीज़ें रखी गई हैं, आपकी 14 श्रेणियाँ हैं। और अगर MSME की मैं बात करूँगा तो 176 यहाँ पर कैटेगरीज हैं। तो काफ़ी बड़ा यहाँ पे सेक्शन है, लगभग सारे ही कॉमन स्टेटमेंट इसमें आ जाते हैं। पर ये जो आपका 6 वर्ष है ये 5 वर्ष है, और इसकी 2 श्रेणियाँ आपकी ये वाली नहीं है। अब देखिए स्वामित्व योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला देखिए, स्वामित्व योजना जो है आपकी पंचायती राज मंत्रालय के तहत है, ना कि खान मंत्रालय के तहत। ठीक है, तो ये आपका पंचायती राज मंत्रालय के तहत है। अब इस योजना में देखिए CORS, ये जो CORS है ये आपका कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन होता है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा लॉजिक ये लगा सकते थे कि क्रॉस ओरिजिन की कोई मीनिंग निकल के आती नहीं है। जब ये इसे यहाँ पर जियो पोजिशनिंग सिस्टम से जोड़ रहा है और यहाँ ड्रोन तकनीक से मैप या उसके मैप बनाने की बात कर रहा है, नक्शा बनाने की बात कर रहा है, तो क्रॉस ओरिजिन से कोई मीनिंग इसकी निकल नहीं रही है। जबकि आपका कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशंस, ये आपका इसका जो है रियल इसका मीनिंग होता है। तो यहाँ पर गलत स्टेटमेंट जो है आपका पहला खान मंत्रालय दे रखा है, जबकि पंचायती राज है। तो स्टेटमेंट 1 आप जैसे ही एलिमिनेट करेंगे यहाँ पे, मतलब ये आपका गलत वाला आपको चूज़ करना है। और उसके अलावा यहाँ पर आपका ये जो है इसका क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, ये इसकी फुल मीनिंग नहीं है। इसकी आपके CORS की जो फुल फॉर्म है कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन इसकी होती है। किसी वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 को लागू करने के लिए क्या क्या होगा? तो पहला तो यह है कि राष्ट्रपति राज्यों को राज्य मामलों के संबंध में सेवारत सभी किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन भत्ते कम कर सकता है, बिल्कुल सही है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखने की लिए आवश्यकता नहीं है, क्यों नहीं है? ये आपकी आवश्यकता है, तो ये नहीं वाला स्टेटमेंट आपका दूसरा वाला गलत है। उसके अलावा देखिए, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के जजों के साथ संघ मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन भत्ते कम कर सकता है, बिल्कुल सही। और राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखे जाएंगे, बिल्कुल सही। तो ये वाला कि भाई जब पूरे सेंटर और आपके उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय तक की वेतन वगैरह भत्ते घटाए जा सकते हैं, तो फिर यहाँ पर राष्ट्रपति के विचारार्थ स्टेट का वित्तीय विधेयक रखने में क्या समस्या है? तो ये बहुत छोटा जर्नल स्टेटमेंट था जो आपको सीधे सीधे यहाँ पर एलिमिनेट कर देना था। उपयुक्त सभी में जैसे कि 1, 2, 3, 4 दे रखा है, तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो स्टेटमेंट 2 आपका सीधा सीधा आपको एलिमिनेट करना था यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन से कारक संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान करते हैं? देखिए, ये जो अब आपको यहाँ थोड़ा इंग्लिश देख लेनी चाहिए थी। मुद्रास्फीति चलते चलते जो मंदी आती है उसको कहते हैं स्टैगफ्लेशन। ठीक है, स्टैगफ्लेशन की कंडीशन वो होती है मित्रों जब आपकी GDP की ग्रोथ रेट भी कम रहती है, अनएम्प्लॉयमेंट आपका बहुत नीचे जाता है, लेकिन आपकी जो मतलब कि मुद्रास्फीति है वो लगातार वस्तुओं की जो कीमतें हैं बढ़ती रहती हैं। और वस्तु की कीमतें बढ़ती रहने के कारण क्या होता है कि आपके प्रोडक्ट महंगे हो जाते हैं और आपका एक्सपोर्ट भी कम हो जाता है, जिसके चलते अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो लोगों के पास नहीं होती करेंसी चीज़ों को परचेज करने की, जबकि मार्केट में महंगाई बनी रहती है। तो जबकि जनरली क्या होता है, जब बेरोजगारी बढ़ती है तो वस्तुओं की कीमतें भी कम होती है। ठीक है, लेकिन इस स्थिति में क्या है कि वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, GDP आपकी नीचे आ रही है। ये वाला फेज इसमें आता है आपका। थोड़ा सा देखिए, अब मैं इसका आंसर आपको सीधे सीधे लूसेंट में दिखा रहा हूँ। देखिए, सामान्यतः जब बेरोजगारी आती है तो व्यय और वस्तु की कीमत में गिरावट आती है, लेकिन स्टैगफ्लेशन एक ऐसी दुर्बल घटना है जिसमें बेरोजगारी बढ़ने के साथ साथ वस्तुओं की कीमत भी बढ़ जाती है। और आपके सैमुअल्सन बताते हैं कि भाई निस्पंद स्फीति, जिसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं, जो आपकी प्रश्न में पूछी गई है, अगर आप उसकी इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन देखेंगे, एक नई बीमारी है जिसमें वस्तुओं के मूल्य और मजदूरी की दरों में तो वृद्धि होती है, किंतु साथ ही साथ बेरोजगारी में भी वृद्धि होती है। उत्पादित किया हुआ माल बिकना कठिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि भाई आपके यहाँ पे जब वस्तुओं की कीमत ज़्यादा रहेगी और वस्तु ज़्यादा कीमत वाली से आप कोई प्रोडक्ट बनाएंगे तो प्रोडक्ट भी तो महंगा बनेगा, और वो महंगा प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में कैसे कम्पीट कर पाएगा बांग्लादेश या बाकी देशों के प्रोडक्ट से, चाइना के प्रोडक्ट से? सीधी बात है, तो हतोत्साहित होगा, आपका निर्यात कम होगा। और ये नीचे पूरी इसकी सिचुएशन दे रखी, देखिए, मुद्रा की मात्रा में तेजी से वृद्धि होगी, मजदूरी दरों में तीव्र वृद्धि, प्राकृतिक प्रकोप वगैरह, विदेशी व्यापार में घाटा होगा, उत्पादन लागत में वृद्धि होगी। ठीक है, आपका प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा और मुद्रास्फीति की स्थिति बनी रहेगी। बाकी सारे भी
कारण इन्होंने दे रखे हैं स्टैगफ्लेशन के लूसेंट में, जो साफ साफ यहाँ पे आपके जो कारण है यहाँ भी आपके सेम कारण सारे दे रखे हैं। जैसे पहला, सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति दबाव। दूसरा है औद्योगिक उत्पादन में गिरावट आएगी, ठीक है। फिर है कुल मांग जो है, डिमांड आपकी इसमें कम होती है जबकि उपभोक्ता खर्च में कमी होती है, तो यहाँ पे आपकी मांग जो है वो नीचे जाएगी, आपकी जीडीपी जो है वो भी आपकी नीचे जाएगी, जबकि अनएम्प्लॉयमेंट आपका जो है बढ़ता है। और घरेलू मुद्रा की वृद्धि के कारण निर्यात भी कमी, क्योंकि सीधी बात है आपके प्रोडक्ट, जब आपके यहाँ कीमत ज़्यादा है वस्तुओं की, जो आप प्रोडक्ट बनाएंगे वो महंगा बनेगा, और महंगा प्रोडक्ट आपका इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाएगा। तो सीधी बात है, स्टेटमेंट 1, 2, 3, 4 आपके चारों फॉलो हो रहे हैं। और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, कौन सी किताब कर रही है? ये आपकी सॉल्व कर रही है लूसेंट की किताब, सीधे सीधे। अब देखिए मित्रों, आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से आपको बताना है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रवृत्ति का वर्णन कौन कौन से स्टेटमेंट करते हैं। पहला, निजी क्षेत्र की कम भागीदारी के कारण इसमें कमी आई है। महामारी से पहले के स्तर की तुलना में इसमें वृद्धि हुई है। टेलीकॉम सेक्टर में पूरी तरह से सुधार होने के बाद किसी भी वित्तीय वर्ष में बिना घटे इसमें तेजी। अब देखिए बिना, ये बहुत एक्सेसिव आपका आंकड़ा है। अगर आप स्टेटमेंट नंबर 3 को देखेंगे, ये आपका बहुत ज़्यादा एक्सेसिव आंकड़ा है कि भाई टेलीकॉम सेक्टर में पूरी तरह से सुधार होने के बाद किसी भी वित्तीय वर्ष में बिना घटे तेजी से बढ़ोतरी, ये आपका स्टेटमेंट सीधे सीधे गलत है। और महामारी से पहले के स्तर की तुलना में इसमें वृद्धि हुई है, ऐसा नहीं है, लगातार इसने फॉलिंग को देखा है, लगातार फॉल हुआ है। निजी क्षेत्र की कम भागीदारी के कारण इसमें कमी आई है, तो निजी क्षेत्र की कम भागीदारी नहीं है। ये आपके स्टेटमेंट तीनों जो हैं ये गलत हैं। सिर्फ चौथा स्टेटमेंट आपका यहाँ पे कि कमज़ोर वैश्विक आर्थिक स्थिति के कारण इसमें कमी आई है, तो ये आपका सही है। अब बिहार के गया जिला की वर्तमान जनसंख्या, तो ये 43 लाख समथिंग है, तो ये प्रश्न आपका यहाँ पे डिलीट कर दिया गया आयोग के द्वारा। अब देखिए केंद्र सरकार के गैर योजना, जो नॉन प्लान आपका जो होते हैं, तो गैर योजना व्यय के बारे में यहाँ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भाई जो आपका ब्याज भुगतान है ये आपका गैर योजना व्यय ही होता है, तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। वैश्वीकरण और भारत के इसके प्रभाव के बारे में बताना है। देखिए ये मैं बार बार कहता हूं कि हमेशा मित्रों, जो आपकी क्वेश्चन टेल है इसको आपने हमेशा अपने ध्यान में रखना है। बहुत, जब भी आप किसी प्रश्न की शुरुआत करेंगे और वहां पे आपके 2 से 3 स्टेटमेंट है, तो आपने पहले देखना है कि क्वेश्चन टेल क्या है, प्रश्न की पूंछ क्या है भैया, सही पूछ रहा है गलत पूछ रहा है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये आपके कम से कम 3 से 4 प्रश्न बचाएगा, और 3 प्रश्न भी बचा दिए और 1/3 निगेटिव है, तो आपके 4 प्रश्न मित्रों, और इतने ही प्रश्नों पे कम से कम 15 से 20 हज़ार बच्चे होते हैं 4 प्रश्नों के गैप में। जब आप परीक्षा में देखेंगे 3 से 3.5 लाख बच्चे अपीयर हो रहे हैं, तो मात्र ये 3 प्रश्नों के रेंज में ही 15 से 17 हज़ार बच्चे होते हैं, जबकि 5 से 7 हज़ार बच्चे मुख्य परीक्षा दे रहे होते हैं। तो आपने इस चीज़ को समझना है। तो देखिए वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें से सत्य नहीं है? तो निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक है। तो भारत का आपको बैलेंस, मतलब जो पूरा है पेमेंट, आपको पता है कि भाई जो बैलेंस शीट है उसमें आयात अभी भी आपके ज़्यादा है, तो निर्यात में उससे ज़्यादा वृद्धि नहीं है। तो सी स्टेटमेंट आपका है यहाँ पे। महामारी वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान संघ सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 9.2% तक पे पहुंच गया था, ठीक है। तो यहाँ पे 9.2 आपके प्रतिशत तक पहुंच गया ये। अब उसके बाद देखिए ये बहुत ज़्यादा एक्सेसिव डेटा है आपका कि वित्तीय वर्ष 2022 में राजकोषीय घाटा जो है आपका 7.7, तो ये आपका 6.4 तक गया था। 7.7 आपका राजकोषीय घाटा, आज तक आपने ये आंकड़ा कहीं सुना या पढ़ा नहीं होगा। तो ये आपका जो स्टेटमेंट नंबर 2 है कि भाई इसमें से कौन सा सही है, तो ये 2 वाला तो सीधा सीधा आपका एलिमिनेट हो रहा है, ठीक है। और पिछले 2 वर्षों में राजस्व संग्रह कम हो गया है, ये वाला स्टेटमेंट भी आपका गलत है। अब सीधा सीधा आप अगर आप देखेंगे तो आपने ये देखा होगा कि भाई ये जो आपका 2022-23 के राजकोषीय घाटा जीडीपी का अनुमान था 6.4% तक गया था, 7.7 तक नहीं गया था ये आपका। अब देखिए आगे कॉमन हिस्ट्री के क्वेश्चन है, बहुत ही जनरल सिंपल से, कि 1857 के विद्रोह की विफलता का कारण पहला अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, ठीक है। विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम या विचारधारा नहीं थी, सही है। समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था, तो सभी वर्ग इसमें शामिल नहीं थे, तो सी आपका सीधे सीधे सही है। बिहार का वह रसोईया, ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, 68 बीपीएससी में भी आया था। आपके बतक मियाँ जो थे इन्होंने ही जान बचाई थी महात्मा गांधी जी की। अब इसके बाद देखिए जो बिहार में बकाष्ठ आंदोलन है 1937 का, ये स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का है। अब ये देखिए स्वतंत्रता संग्राम के दौरान घटनाएं हैं, तो सिंपली सी बात है, सूरत आपका 1907 का है, मिंटो मार्ले 1909 है, फिर उसके बाद होम रूल आपका आंदोलन आ गया, फिर उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह आपका। तो ये बहुत सिंपल वे में आपका सीधा सीधा क्रम है।
बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ये भी बहुत सिंपल है। और आपके लूसेंट में ये सारे आंकड़े आपके हैं, बतख मियाँ को छोड़ दें, ठीक है। लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो देखिए लॉर्ड लिटन आपके देखिए स्ट्रैची था, शस्त्र आपका आर्म्स एक्ट था, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट इनका बहुत फेमस है, इल्बर्ट बिल आपका रिपन के टाइम पे आया था, ना कि लॉर्ड लिटन के टाइम पे। तो ये आपका सिंपल सीधा सीधा क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है। बक्सर की लड़ाई 1964 में और 1965 की इलाहाबाद संधि इससे जुड़ी हुई है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1632। ये सारे तथ्य आपको लूसेंट के बीच में मिलेंगे, कोई भी तथ्य आपका लूसेंट से बाहर नहीं है। और मैंने आपको इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन भी दिखा दिए कि लूसेंट के बीच में कहाँ से पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के तौर पर यूज किया था? तो अहमदाबाद की जो हड़ताल हुई थी मिल वाली। बिहार केसरी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसे? तो श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है बिहार का केसरी। चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए क्या कदम उठाया था? इस पे चंपारण कृषि समिति का गठन किया गया था। अब यहां पे देखिए भारत सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले का है, तत्वबोधनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर की, आत्म सभा राम मोहन रॉय साहब की है। ये लूसेंट में आपका सीधा सीधा प्रश्न है। अंबाबाई स्वतंत्रता सेनानी, थोड़ा सा इस तरह का, जब आपको जो आपकी स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए जो क्रांतिकारी हैं, जहाँ जो लोग इस मूवमेंट से जुड़े थे, अगर आपको इस तरह का तथ्य नहीं आता तो आपको ऐसा क्वेश्चन स्किप कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। आपको एक छोटा सा की लाइन का क्वेश्चन है, मैंने इसको अटैम्प्ट करना ही करना है। इस तरह से आपको अपने ईगो पे नहीं लेना चाहिए। कई सारे स्टूडेंट्स ने इसमें अंबाबाई को आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश तीनों में ही उन्हें काफ़ी ज़्यादा डाउट बना होगा, तो आपको ये प्रश्न सीधे सीधे छोड़ देना था। तो अंबाबाई आपका जो है कर्नाटक वैसे इसका सही आंसर है। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं है? बहुत कॉमन सिंपल क्वेश्चन लूसेंट के अंदर है, ठीक है, कि आपके इसमें पी लॉरेंस हैं, अलेक्जेंडर हैं, और लेकिन आपके जे एंड्रयू नहीं है। सुरक्षा वॉल्व सिद्धांत आपका लाला लाजपत राय का है, और आपके मौलिक अधिकार कराची अधिवेशन में रखे गए थे। मित्रों अभी आपको जो मैंने यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन बताए हैं, ये सब प्रश्नों के आंसर आपको लूसेंट किताब के अंदर मिलेंगे। और मैंने आपको इकोनॉमी के भी कई कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन सीधे सीधे दिखाए हैं कि आपकी लूसेंट किताब के अंदर इनका आंसर है। लूसेंट को एक आसान बेकार सी किताब समझना बंद कर दीजिए, बहुत अच्छी किताब है। अगर वो किताब आपको मिनिमम से मिनिमम स्टेट पीसीएस के 150 प्रश्न में से, अगर आप करंट और बिहार स्पेशल के हटा दीजिए लगभग 40 प्रश्न, 110 में से आपको मिनिमम 50 से 60 प्रश्न सीधे 200 पेज में सपोर्ट करती है। अगर कोई किताब आपको 15 दिन 2 घंटे पढ़ने पे इतना प्रश्न का बंच दे सकती है, तो आपकी फिर ये गलती है, आपकी व्यक्तिगत बहुत बड़ी गलती है कि आप परीक्षा में जो आपका आंकड़ा 95 पार होना चाहिए था वो 84-85 है, क्योंकि आप 8 से 10 बहुत सामान्य प्रश्न गलत कर देते हैं। किस तरीके से क्वेश्चन आपके एलिमिनेट होते हैं मैंने अभी आपको बताया, अभी आपको मैंने सिखाने का प्रयास किया है। बाकी देखिए एक चीज़ इन्होंने अच्छी कर दी है कि अब जो मैथ रीजनिंग है वो आपकी कॉमन, आपकी कैलकुलेटिव जो है मैथ रीजनिंग आ रही है, जैसे कि सीरीज़ वगैरह हो गया, रैंकिंग हो गया, ये कोड होते हैं जो आपके ABC वाले, इस तरह के आपके बहुत सिंपल क्वेश्चन इस समय आ रहे हैं। आप थोड़ा सा एक काम जरूर करिएगा, मैथ रीजनिंग के 10 क्वेश्चन को कवर करने के लिए आप BPSC के अब तक के जो आपके पास अगर घटना चक्र की बुक है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो आप उसके मैथ रीजनिंग के टोटल जितने भी क्वेश्चन हैं लगभग 150 से 200, सबसे पहले इन 200 क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। और जो सबसे ज़्यादा आपकी फील्ड यहाँ पे पूछी जाती है, जैसे कि मान लीजिए आपका क्वांटिटेटिव है, तो क्वांटिटेटिव में जो आपकी फील्ड है, उसके अलावा जो आपकी रीजनिंग की फील्ड है, तो आप क्वांटिटेटिव और रीजनिंग फील्ड के जो आपके 8 से 10 यूनिट है जहाँ से प्रश्न बनते हैं, इन 8 से 10 यूनिट को सिंपली आप यूट्यूब पे भी अपना सर्च करके बहुत अच्छे से देख सकते हैं। बहुत अच्छी किफ़ायती बहुत बढ़िया आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी यूट्यूब पे, जो आपको 10 से 15 मिनट में आपकी मैथ रीजनिंग की कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर कर देगी, क्योंकि बहुत जनरल क्वेश्चन आते हैं। बाकी आपने लास्ट अगर 15 से 17 परीक्षाओं के 150 से 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, मान के चलिए कि आपको 10 में से 4 या 5 क्वेश्चन तो सीधे सीधे रिपीट मिलेंगे, और आप टोटल 10 में से 7 प्रश्न सही करने की फेज़ में पहुंच जाएंगे अगर आप मैथ बैकग्राउंड के नहीं हैं। अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड के हैं तो फिर आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है 10 में से 9 प्रश्न 8 प्रश्न सही करना। तो मित्रों ये आपकी तीसरी एक्सप्लेनेशन थी, और मुझे लग रहा है इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि 68-67 BPSC के भी जो क्वेश्चन है उसके आसपास का रीज़न है सारा कवर करने का प्रयास करते हैं। आप इस एक्सप्लेनेशन को 1 से 2 बार सुनिएगा, और फिर अपना एक डायरेक्शन आपका मतलब आपको मिलेगा कि किस तरीके से आपने तथ्यों को तैयार करना है और कॉन्सेप्ट को आपने तैयार करना है। मित्रों पैरासोल GS को जरूर सब्सक्राइब करें, मित्रों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जरूर जुड़िए। निश्चित तौर पे आपको इससे कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपको परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा लाभ पहुंचाएंगी। धन्यवाद।